नमस्कार दोस्तों। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वो वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो एग्जैक्टली आए कहाँ से थे, उनका ओरिजिन क्या था। किसी किसी किताब में लिखा होता है कि वो साउथ रशिया से आए थे, या फिर सेंट्रल एशिया से आए थे, या फिर आर्कटिक रीजन से आए थे। कोई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो कहीं से नहीं आए थे, वो इंडिजिनस लोग थे, इंडिया के ही लोग थे जो एक तरीके से डेवलप हुए, उनका सारा कल्चर इंडिया में ही डेवलप हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली में उनका ओरिजिन क्या है और वो कहां से आए थे और कौन सी थ्योरी सच है और कौन सी थ्योरी बिल्कुल बकवास है। हम देखेंगे कि आर्यंस जब इंडिया में आए थे तो अपने साथ ऐसी कौन सी चीजें लेकर आए थे जिससे कि वो इंडिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े डोमिनेटिंग कल्चर बन गए, सबसे डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन बन गए। और हॉर्सेस, घोड़े किस तरीके से इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी और इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट्स भी थे। हजारों साल तक हम घोड़े को इंपोर्ट किया करते थे फॉरेन से, आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। घोड़ा पहले भी बहुत वैल्यूएबल एसेट था, आज भी वो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। किस तरीके से वो इतना वैल्यूएबल है, क्यों हम इंपोर्ट करते थे, क्यों इंडिया की इतनी बड़ी वीकनेस थी और कैसे ये आर्यन से लिंक्ड था, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने वैदिक पीरियड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था आपको। हमने 4000 साल का जो इंडिया का कल्चरल टाइमलाइन है वो आपको दिखाया था, किस तरीके से हमारा कल्चर इवॉल्व हुआ ये भी आपको दिखाया था। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम वैदिक पीरियड के टाइमलाइन से। एक छोटा सा टाइमलाइन है, देखते हैं हम पूरे वैदिक पीरियड में कौन कौन सी मेन घटनाएं घटी थी। देखिए 1900 BC में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इंडिया का कल्चरल जो टाइमलाइन है उसकी शुरुआत होती है। आर्यंस आए थे 1900 BC में और वो अगले 600 सालों तक आते ही रहे। 1300 BC तक आर्यंस इंडिया में आते रहे। 400 साल उनको लगे अपने आप को इंडिया में डोमिनेंट कल्चर बनाने में और ऑफिशियली 1500 BC में जाके वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। 100 साल और आगे जाएंगे 1400 BC में तो भारत में पहला किंगडम बनता है जो भारत ट्राइब था। आर्यन लोगों का जितने भी ट्राइब थे उनमें से सबसे बड़ा ट्राइब था भारत ट्राइब। उन्होंने लड़ाई करके, अलायंस बना के भारत में पहली बार एक किंगडम बनाया था, उसका नाम था कुरु किंगडम। 1400 BC में इसकी शुरुआत होती है और तब से ये लोग अपने रिचुअल्स को कंसोलिडेट करते हैं, ऋग्वेद लिखते हैं और 1200 BC में जाके एक किंगडम पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बन पाता है और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करता है। देखिए आर्यंस जब इंडिया में आए थे 1900 में आए थे और 700 सालों तक उन्होंने अपने आप को कन्फाइन किया सिर्फ इंदस के रीजन में। जो इंदस वाला रीजन था, 7 नदियां बहती थी, सप्त सिंधु कहते थे, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये सब रीजन है। अपने आप को इन्होंने 700 साल तक वहीं पे कन्फाइन करके रखा। वो ईस्टवर्ड नहीं आ पाए। जो आज का यूपी है, बिहार है, MP है, वेस्ट बंगाल है, बंगाल पूरा, वहाँ पे ये एक्सपैंड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मगर 1200 BC में ये अपने आप को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करने में ये कामयाब हो गए और वैदिक पीरियड है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वो ईस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी फैल जाता है। उसके बाद 1100 BC में लेट वैदिक पीरियड शुरू होता है। देखिए 1500 BC में वैदिक पीरियड शुरू होता है, 15 से 600 तक चलता है, 900 सालों तक वैदिक पीरियड। मगर इसमें भी कल्चर 900 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। 1500 से 1100 तक 400 साल एक टाइप का कल्चर रहता है, एक पर्टिकुलर टाइप का, उसमें एक टाइप की पॉलिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइप का होता है, जो सोसाइटी है वो एक टाइप का होता है, रिलीजियस रिचुअल्स एक किस्म के होते हैं। ड्रास्टिक चेंज आ जाता है 1100 BC के बाद और अगले 500 साल बिल्कुल अलग टाइप का एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, रिलीजन अलग टाइप का हो जाता है, कास्ट सिस्टम अलग हो जाता है, कास्ट सिस्टम बढ़ जाता है, तो सोशल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो इस डिवीजन के वजह से वैदिक पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1500 से 1100 BC 400 साल को हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और बाकी के ये जो 1100 से 600 है, इन 500 सालों को हम कहते हैं लेट वैदिक पीरियड। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बेसिकली ये टाइमलाइन है वैदिक पीरियड का। 1900 से आना शुरू हुए थे, 1500 में वैदिक पीरियड शुरू होता है और 1500 से 600 तक पूरा वैदिक पीरियड चलता है। तो अब हम देखते हैं कि ये आर्यंस एक्चुअली में आए कहाँ से थे। देखिए दोस्तों,
आर्यंस का जो इंडिया में आने का स्टोरी है, उनका जो माइग्रेशन का पूरा स्टोरी है, उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए, कोई कहते हैं कि साउथ रशिया से आए। मगर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, पॉपुलर और माने जाने वाला अगर कोई आइडिया है तो उसका नाम है कुर्गान हाइपोथेसिस। कुर्गान एक शहर है, साउथ रशिया में ये शहर पड़ता है। और हाइपोथेसिस होता है कि जब रिसर्चर्स कोई चीज़ अज्यूम करते हैं, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, जब वो साइंटिफिकली प्रूवन हो जाता है तब उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस को और ज़्यादा एविडेंसेस और ज़्यादा प्रूफ्स मिलते हैं तो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। कभी आपको किसी वीडियो में समझाएंगे कि रिसर्चर्स के जो ये टर्म है, लॉ, अजम्पशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, इन सब के बीच में क्या अंतर होता है, वो किसी और वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पे आप समझिए कि आर्यन माइग्रेशन का जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड अगर कोई आइडिया है एकेडमिक्स में तो वो है कुर्गान हाइपोथेसिस। कुर्गान हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी का एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रासलैंड। देखिए, ज्योग्राफी में जब आप वेजिटेशन पढ़ते हैं तो तमाम किस्म के आप वेजिटेशन पढ़ते हो। आप फॉरेस्ट पढ़ते हो, फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर टुंड्रा रीजन है, टाइगा रीजन है, डेजर्ट रीजन है। उसी तरीके से ग्रासलैंड भी एक रीजन होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रासेस मिलेंगी और वो ऐसे नॉर्मल छोटे मोटे ग्रासेस नहीं होते, 6-6, 8-8 फीट लंबे ग्रासेस होते हैं। और ये जो ग्रासलैंड है ये सैकड़ों किलोमीटर तक चल सकते हैं। ये सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर तक ये ग्रासलैंड चलती हैं। इनका लेंथ ब्रेथ बहुत बड़ा होता है, पूरे पूरे कंट्रीज़ आ जाते हैं ग्रासलैंड में। दुनिया में ऐसा सिर्फ एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका को छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में आपको ग्रासलैंड मिलेंगे। अगर आप एशिया का मैप देखो तो जो नॉर्दर्न साइड है वो पूरा रशिया है, ऊपर का हिस्सा पूरा रशिया है और नीचे फिर बाकी का एशिया आता है। जो रशिया और बाकी के एशिया का जो बॉर्डर लाइन है वो पूरे बॉर्डर में एशिया का ग्रासलैंड पड़ता है। वो पूरा रीजन एक ग्रासलैंड है। इसको हम स्टेप बोलते हैं, STEPPE, स्टेप रीजन बोलते हैं। तो अगर आप मैप में देखोगे तो पूरा एक बेल्ट की तरह चलता है जो यूरोप से शुरू होकर मंगोलिया तक जाता है। रशिया और बाकी के एशिया का जो बॉर्डर है उसमें ये स्टेप रीजन पड़ता है। बाकी भी और कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में आप जाओ तो वहाँ पे पेरीज बोलते हैं, वो अपने ग्रासलैंड को पेरीज बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका वालों ने अपने पेरीज को कटवा के काफ़ी हद तक वहाँ पे गेहूँ और भुट्टे की खेती करते हैं, मेज़ की खेती करते हैं। गेहूं वगैरह ये भी ग्रास होता है एक किस्म का। तो जहाँ पे ग्रासलैंड होता है, जहाँ पे घास उग सकता है, वहाँ पे गेहूं, वीट भी उग सकता है। तो नॉर्थ अमेरिकन्स ने अपने पेरीज, अपने ग्रासलैंड को हटा के वहाँ गेहूं की खेती करते हैं। वहाँ पे आप देखोगे सैकड़ों किलोमीटर लंबे लंबे सिर्फ गेहूं के खेत मिलेंगे आपको। उसी तरीके से अगर आप साउथ अमेरिका में जाओ वहाँ पे भी आपको ग्रासलैंड मिलेंगे। वो अपने ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई पंपास बुलाता है, कोई लानोस बुलाता है, कोई शेराडो बुलाता है। उन्होंने भी अपने ग्रासलैंड्स को मेज़ और सोयाबीन के खेती के लिए यूज़ किया है। अफ्रीका में आओगे तो वहाँ पे सवाना ग्रासलैंड मिलेगा आपको, सूखा ग्रासलैंड, वो उसको वेल्ड बोलते हैं, VELD, वेल्ड। तो हम यहाँ पे एशिया के ग्रासलैंड की ही बात करते हैं। इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको ये ग्रासलैंड का थोड़ा अंदाज़ा देना ज़रूरी था। एशिया का जो ग्रासलैंड है वो हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रासलैंड में हमेशा ट्राइबल लोग रहते आए हैं, कबीले में जो लोग रहते हैं वो रहते आए हैं। और इन लोगों ने एशिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेडर्स आप देखोगे एशिया में, एम्पायर बिल्डर्स देखोगे आप एशिया में, वो सारे ये ग्रासलैंड से निकले हैं। ये जो सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड है, यहाँ से आप देखोगे आर्यंस आए। यहाँ से बाद में इंडिया में जो दूसरे इन्वेडर्स थे, कुषाण थे, हुन थे, ये सारे इसी ग्रासलैंड रीजन से आए थे। उसके बाद इस्लामिक इन्वेजन जितने भी हुए, यहाँ तक कि मुगल तक भी ये ग्रासलैंड से आए थे। उसके बाद अगर आप टर्की साइड में देखोगे, टर्की में जो टर्क्स थे, जो सेल्जुक टर्क्स थे, जो ओटोमन टर्क्स थे, ये लोग भी ग्रासलैंड
रीजन से सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड के ट्राइबल लोग थे जिन्होंने जाके इतने बड़े बड़े एम्पायर तैयार किए। फिर तैमूर लेन को देखो, वो भी ग्रासलैंड से आता है। चंगेज खान को देखो, मंगोलिया के, वो भी ग्रासलैंड से आता है। तो ग्रासलैंड में ऐसा क्या है जो उसने इतने बड़े बड़े इन्वेडर्स और एम्पायर बिल्डर्स पैदा किए हैं एशिया में। तो आप समझ लीजिए ग्रासलैंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इतिहास में और पूरे एशिया के इतिहास में। इस हाइपोथेसिस में हम एक पर्टिकुलर ग्रासलैंड रीजन की बात करेंगे। अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे है ब्लैक सी। अगर आप एशिया का मैप खोलेंगे, एशिया और यूरोप जहाँ पे मिलता है, यूरेशिया रीजन, वहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक सी और यहाँ पे आपको मिलेगा कैस्पियन सी। ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है पोंटिक कैस्पियन स्टेप। अब ये रशिया और एशिया का बॉर्डर रीजन है। ग्रासलैंड ऐसे पूरा गया है, पूरा बेल्ट एक ऐसा है, मगर हम सिर्फ इतने से पोर्शन को देखेंगे। इस पोर्शन का नाम है पोंटिक कैस्पियन स्टेप। ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुर्गान हाइपोथेसिस के लिए। ये कुर्गान हाइपोथेसिस के लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के नॉर्थ में आता है, और अगर आज के टाइम को देखें तो यहाँ पे जो देश हैं, इधर साइड में अगर आप देखोगे तो यूक्रेन मिलेगा, रोमानिया मिलेगा, मोल्डोवा मिलेगा। ऊपर अगर आप देखोगे तो साउथ रशिया मिलेगा, और थोड़ा ईस्ट में जाओगे तो कजाकिस्तान मिलेगा। ये सारे जो देश हैं, ये रीजन, ये जो पोंटिक कैस्पियन ग्रासलैंड है, इसको फॉर्म करते हैं। इस हाइपोथेसिस के अनुसार आज से कुछ 6-6.5 हज़ार साल पहले यहाँ पे एक कल्चर बसता था, कुछ लोग बसते थे, और इस कल्चर का नाम था यमुना कल्चर। यमुना नहीं, दिल्ली वाला यमुना नहीं, यमुना, YAMNA, यमुना सिविलाइजेशन या यमुना कल्चर। इस रीजन को, इस कल्चर को कहा जाता था कि ये एक ओरिजिन प्लेस है। सारे जो लोगों का माइग्रेशन हुआ यहाँ से, यूरोप गए, चाइना गए, टर्की गए, अरेबिया गए, ईरान गए, इंडिया गए, ये जो सारा माइग्रेशन हुआ था, ये ओरिजिन पॉइंट था। इसलिए इन लोगों को कहा जाता है प्रोटो इंडो यूरोपियन पीपल। प्रोटो मतलब होता है पहले का, असली चीज़ बनने के पहले का। देखिए, जब भी कोई, जैसे मान लीजिए फाइटर प्लेन बनता है, तो उसके पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है जिस पे सारी टेस्टिंग वगैरह होता है, एक मॉडल बनता है। तो यहाँ पे भी असली लोग बनने से पहले एक प्रोटोटाइप था, प्रोटो पीपल, प्रोटो इंडो यूरोपियन पीपल। इंडो यूरोपियन क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने बाद में इंडियन सिविलाइजेशन भी बसाई, और इन्हीं लोगों ने बाद में यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बसाई। और इस जगह को कहते थे प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड। होमलैंड मतलब पुराना घर, पुराना मुल्क, जन्म स्थान, मातृभूमि, ऐसा ही कुछ होता है होमलैंड, क्योंकि यहीं से सारे लोग निकले थे। और जो भाषा बोलते थे ये लोग, उसका भी कोई हमें एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो नाम इसका रख दिया गया था प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, सिंपल। तो ये जो लोग थे, 6000 साल पहले इन लोगों ने माइग्रेट करना चालू किया। ये लोग ट्राइब्स में रहते थे, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे। देखिए, एक ट्राइब, एक ब्रांच ऑफ माइग्रेशन, एक ब्रांच उठ के इधर यूरोप चला जाता है। इन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन बनाई, और यूरोपियन सिविलाइजेशन कोई एक सिविलाइजेशन नहीं थी, अलग अलग जगहों पे इन्होंने अलग अलग सिविलाइजेशन बसाया। ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ग्रीक सिविलाइजेशन, इटालियन सिविलाइजेशन, सेल्टिक सिविलाइजेशन, जर्मन सिविलाइजेशन, बाल्टोस्लेविक सिविलाइजेशन। तो यूरोपियंस भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके फैल जाते हैं। उसके बाद एक ब्रांच टूट के रशिया चला जाता है, उसने अफाना सीको कल्चर शुरू किया था रशिया में। एक ब्रांच टूट के टर्की की तरफ आ जाता है, उन्होंने एनाटोलियन कल्चर बनाया था यहाँ पे। उसके बाद एक ब्रांच टूट के साउथ की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ चला जाता है, उज़्बेकिस्तान की तरफ चला जाता है, जहाँ पे इन्होंने सिंताशा कल्चर बनाया था। यहाँ पे ये लोग 400, 500, 600 साल रहते हैं। सिंताशा कल्चर से एक ब्रांच टूट के और नीचे आ जाता है, अफगानिस्तान साइड आ जाता है, वहाँ पे इन्होंने एंड्रोनोवो कल्चर बनाया था। ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रोनोवो, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। देखिए, एक ब्रांच टूट के
अरेबियन पेनिनसुला चला जाता है, सऊदी अरेबिया जहाँ पे है आजकल, इन्होंने यहाँ पे मिटानी कल्चर बनाया था। उसके बाद एक ब्रांच टूट के चाइना चला जाता है, वहाँ पे इन्होंने वुसुन कल्चर बनाया था। फिर थोड़ा और आगे जाके एक ब्रांच दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रांच इंडिया चला जाता है जिन्होंने वैदिक कल्चर बनाया, और एक ब्रांच ईरान चला जाता है जिन्होंने ज़ोरास्ट्रियन कल्चर बनाया। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 6000 साल पहले ये लोग यहाँ से निकले थे, इंडिया पहुँचते पहुँचते 1900 BC हो गया, मतलब लगभग 2000 साल लग गए थे इन लोगों को अपने होमलैंड से यहाँ तक पहुँचने में। इतना आसान नहीं था जैसे हम बुक में पढ़ते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस एक सुबह ऐसे आ गए थे, इतना आसान नहीं था। ये अलग अलग जगहों में रुके, अलग अलग कल्चर फॉर्म किया। जो यहाँ पे होमलैंड में जो इनका कल्चर था, जो लैंग्वेज था, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, वो सारी चीज़ें इवॉल्व होती गई, चेंज होती गई जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए। इसलिए आप देखोगे ये सारे कल्चर, इनके लैंग्वेज सब कुछ अलग है, ओरिजिन पॉइंट एक है, मगर इवॉल्व होते चले गए। जैसे जैसे ये आगे गए इनका कल्चर, इनका लैंग्वेज, इनका रिलीजन सब कुछ इवॉल्व होता चला गया। इंडियंस की बात करें, जो इंडिया में आए थे, जो वैदिक कल्चर लोग थे, उनके जो सबसे करीबी रिश्तेदार अगर आप कह सकते हो तो वो ज़ोरास्ट्रियंस थे, ईरानियन थे। इसीलिए वैदिक कल्चर वाले जो लैंग्वेज बोलते थे, वैदिक संस्कृत, वो काफ़ी हद तक ज़ोरास्ट्रियन जो लैंग्वेज बोलते थे उसको अवेस्ता बोलते हैं, अवेस्ता। तो अवेस्ता और वैदिक संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। वैदिक लोगों ने जो पहली किताब लिखी ऋग्वेद, उसमें और ज़ोरास्ट्रियंस की जो पहली किताब थी उसका नाम था अवेस्ता। अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस को देखोगे तो वैदिक लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिस और ज़ोरास्ट्रियंस की रिलीजियस प्रैक्टिस में भी काफ़ी सिमिलैरिटी है। वैदिक लोग आग को, फायर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंद्र के बाद अगर सबसे कोई बड़ा देवता था वैदिक लोगों के लिए तो वो अग्नि था। यज्ञों में अग्नि का प्रयोग होता था। अग्नि एक कम्युनिकेटर था इंसान और देवताओं के बीच में। अग्नि में सारी चीज़ें डाली जाती थी और वो देवताओं तक पहुँचती थी, ये मान्यता थी। तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट था वैदिक लोगों के लिए। उसी तरीके से ज़ोरास्ट्रियंस के लिए भी आग और अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आप ज़ोरास्ट्रियन मंदिरों में अगर आप कभी जाओ, बहुत कम है वैसे, मगर जहाँ पे भी जाओगे आप देखोगे हमेशा आग एक जलता रहता है एक जगह पे। तो आग उनके लिए बहुत ज़्यादा होली और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जो लोग कहते हैं कि आर्यंस फॉरेन से आए थे, सारा कल्चर फॉरेन से लेकर आए थे, ये बात भी पूरी तरीके से गलत है। और अगर कोई कहे कि आर्यंस इंडिजिनस लोग थे, पूरी तरीके से इंडिया में ही सब कुछ पैदा हुए और कल्चर बनाए, ये भी गलत है। देखिए, आए तो थे ये बाहर से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर इन्होंने अपना कल्चर, एक यूनिक कल्चर, यूनिक लैंग्वेज, यूनिक रिलीजन डेवलप किया इंडिया में। अगर फॉरेन से लाए होते तो फॉरेन में जितने और कल्चर्स हैं, इन सब की भाषा इनकी तरह ही होती, इन सब का कल्चर, इन सब का रिलीजन भी वैदिक लोगों की तरह ही होता, पर ऐसा है नहीं। हर एक कल्चर ने अपने अपने लैंग्वेजेस, अपने अपने कल्चर डेवलप किए। वैदिक लोगों ने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके अपने आप को बिल्कुल इंडियन तरीके से डेवलप किया। तो ना ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, इंडिजिनस कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ना ये पूरी तरीके से फॉरेन है। फॉरेन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इंडिजिनस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो ये है ओवरऑल पिक्चर आर्यन माइग्रेशन का। तो सेंट्रल एशिया से अगर आप कहें सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया में तो यहाँ पे थे। अगर आप ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में आर्यंस ने इंडिया को आर्यव्रत कहा था, और जहाँ से वो आए थे, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है, इसको वो ब्रह्मवर्त बोलते थे। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से पहले ये साउथ रशिया में थे, फिर सेंट्रल एशिया है, उसके बाद वो इंडिया आते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा माइग्रेशन का ये जो हाइपोथेसिस है, जो सबसे प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस है, ये समझ में आया। और दिस वाज ऑल अबाउट द आर्यन माइग्रेशन।